हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता अपने बेटे अमन के लिए रोटियां सेक रही थी कि तभी अमन बोलता है, माँ, आज मेरा ये रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है, कुछ और बना दो मेरे लिए। बेटा और क्या बना दूं? हम गरीबों की रसोई भरी नहीं रहती जो कुछ भी बना के तुझे खिला दूं। घर में बस टमाटर पड़े हैं, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने खुद उगाए हैं आंगन में। तो माँ उसी का सूप बना दो ना। सूप? वो क्या होता है और कैसे बनता है? मुझे नहीं आता बनाना। मेरी प्यारी माँ, आपको ना आज के जमाने का कुछ भी नहीं पता है। सूप आजकल ना लोग हल्की फुल्की भूख लगने पर ना झट से घरों में बनाकर पी लेते हैं। रुको, मैं अपने दोस्त कुणाल के फोन में रेसिपी सर्च करके लिखवा के लाता हूँ। अब मेरे पास तो फोन नहीं है, वरना मैं आपको यूट्यूब पे दिखा देता। अच्छा कोई नहीं, जा कुणाल से लिखवा ला। अगर मैं बना पाऊंगी तो बना दूंगी। अमन अपने दोस्त कुणाल के घर जाकर उसके फोन में इंटरनेट से सूप बनाने की रेसिपी लिख कर लेकर आता है, जिसके बाद वो अपनी माँ को पढ़ कर सब बताता है कि सूप कैसे बनाना है और कौन से मसाले डालने हैं। जिसके बाद कांता अमन के बताए अनुसार सूप बनाती है और उसको पीने को देते हुए कहती है, ले लल्ला, खा कर बता, मेरा मतलब पी कर बता कैसा बना है। वाह माँ वाह, क्या सूप है। आपने तो बड़े रेस्टोरेंट को फेल कर दिया। गजब, मुझे तो यही बहुत पसंद आया। देखो, पहली बार बनाया आपने और कितना अच्छा बनाया ये सूप। लो, आप ही पी कर देखो। अमन एक चम्मच सूप पिलाता है, जिस पर कांता बोलती है, हाँ बेटा, ये तो अच्छा बना है, लेकिन इससे पेट कैसे भरेगा? माँ, ये सूप ना टेस्टी और हेल्दी होता है। इसको ना लोग पेट भरने के लिए नहीं बल्कि स्वाद के लिए पीते हैं, और हल्की फुल्की भूख में पेट भरने का भी काम कर देता है। देखो, हमारे घर में टमाटरों की तो कमी है नहीं, तो आप हफ्ते में 2-3 बार मेरे लिए सूप बना दिया करो। कांता दूसरों के घरों में काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। अमन अभी अपनी पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए कमाई का इकलौता जरिया कांता ही थी। लेकिन एक शाम उसकी मालकिन ने कांता को काम से निकाल दिया। अरे मेरी माँ, आप चिंता मत करिए, कुछ समय मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर मैं इस घर की जिम्मेदारी उठा लूंगा। बेटा, मुझे पता है तेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारे हालात बदल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तो घर चलाने के लिए मुझे काम ढूंढना पड़ेगा, और मैं कल ही कुछ घरों में काम का पता करने जाती हूँ। माँ, किसी के यहाँ काम करने से अच्छा है आप कुछ समय के लिए ना अपना खुद का काम चालू कर लो। चला तो ठीक है, वरना कुछ समय तो गुजारा हो जाएगा जब तक मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। लेकिन खुद का काम शुरू करना बच्चों का खेल नहीं है, और क्या काम करूँ मैं? कांता के इतना बोलते ही अमन अपने घर के आगे से आंगन में लगे टमाटर तोड़ कर लाता है और अपनी माँ के हाथों में रखते हुए कहता है, माँ, ये टमाटर के सूप का काम, आप एक रेडी लगाओ, उस पर सूप बेचो। देखना, यहाँ गांव में किसी को इसके बारे में पता भी नहीं होगा, तो सब इसको एक बार चखने के लिए तो आएंगे ही आएंगे। और फिर आपके हाथों का जादू इतना अलग होता है, इस सूप को जो एक बार टेस्ट करेगा वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट को छोड़ कर आएगा। ऐसा हो सकता है बेटा? सच में? अमन अपनी माँ को बड़े बड़े सपने दिखाकर एक सूप की रेडी खोल कर देता है। गांव के बीचों बीच गरीब कांता अपने बनाए सूप के बिकने का इंतजार करती है। इतने में उसके पास उसकी पड़ोसन मनोरमा आती है, जो कांता को देखकर बोलती है, अरे कांता बहन, ये किस लाइन में आ गई आप? किस चीज की रेडी लगाकर खड़ी है? मनोरमा बहन, ये गरीब सूप वाली की रेडी है। यहाँ तुमको टमाटर का सूप मिलेगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। दिखाओ तो जरा, थोड़ा चख कर देखो। कांता मनोरमा को सूप चखने को देती है और मनोरमा को वो बहुत पसंद आता है, जिस पर मनोरमा कांता से कहती है, अरे कांता बहन, ये तो बड़ा टेस्टी है। आप एक काम करो, एक प्लेट या कप जो भी है, जैसे भी पैक होता है पैक कर दो। मैं अपने मुन्ना को पीने को दूंगी, वो कुछ खाता तो है नहीं, शायद सूप ही पी ले। मनोरमा की बातें वहाँ खड़े 4 लड़कों के कानों में पड़ती है, जिस पर वो सब भी कांता के सूप की रेडी पर सूप पीने आते हैं। और देखते ही देखते इतने ग्राहक हो जाते हैं कि कुछ देर में अपना कॉलेज खत्म होते ही अमन को भी कांता की मदद करने के लिए आना पड़ता है। और सारा सूप खत्म होने के बाद दोनों माँ बेटे घर आते हैं, जहाँ अमन कहता है, माँ, मैंने तो सोचा ही नहीं था हमारे आइडिया को इतना सपोर्ट मिलेगा। पहले ही दिन देखो, नई चीज के आते ही लोग इसको खाना पीना चाहते हैं। अब से तो मैं भी कॉलेज खत्म होने के बाद ना आपकी मदद के लिए आ जाया करूँगा। हाँ मेरे लल्ला, ये सब तेरे लिए और तेरे कहने पर ही हुआ है। अगले दिन से दोनों माँ बेटे गांव की मार्केट में अपनी सूप की रेडी लगाते हैं, जहाँ ग्राहक रोज आकर गरीब सूप वाली का टमाटर का सूप पीते। लेकिन गुजरते समय के साथ ग्राहक कम होने लगे,
जिस पर कांता कहती है, बेटा अब लोग पहले की तरह हमारी दुकान पर नहीं आते। क्या हुआ, सूप का टेस्ट बदला है क्या? नहीं माँ, सूप तो पहले की तरह टेस्टी है, पता नहीं क्या बात है। मैं बताती हूँ क्या बात है। कांता और अमन पीछे देखते हैं तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो उन दोनों को देख रही थी, जिस पर अमन कहता है, निशा तुम यहाँ कैसे? बेटा कौन है ये? माँ ये मेरे कॉलेज की फ्रेंड है और एक यूट्यूबर भी है। अलग अलग तरह के वीडियोस बनाना, ब्लॉगिंग करना इसका काम है। वैसे तुम क्या कह रही थी? तुम्हें क्या पता है हमारे काम ना चलने के बारे में? देखो, तुम्हारी दुकान की सूप के बारे में मैंने बहुत सुना था जब ये शुरू हुआ था, लेकिन पता है यहाँ एक कमी है कि तुम सिर्फ एक ही तरह का सूप बेचते हो, वो भी टोमेटो, और लोग एक ही चीज खा खा कर बोर हो जाते हैं, फिर चाहे वो कितनी भी टेस्टी क्यों ना हो। तो बेटी हम क्या करें, अपने काम को बढ़ाने के लिए मुझ गरीब के पास टमाटर के पौधे लगे हैं तो उसी से सूप बन जाता है। इसके सिवा तो मुझे कोई और सूप बनाना ही नहीं आता। आंटी आपको कुछ और अलग ट्राई करना होगा। देखो आप कैसा भी सूप बना सकती हैं, लेकिन एक बार कोशिश तो करो। बाकी मैं आपकी इस दुकान की वीडियो शूट करके अपने चैनल पर डालूंगी ताकि यहाँ के अलावा भी और लोगों को पता चले। निशा की बात सुनकर कांता घर जाती है और अपने घर में पड़ी 2-4 सब्जियों को काटकर उनका सूप बनाती है, जिसके बाद वो अमन को बुलाकर उसे सूप देती हुई कहती है, अमन बेटा ये चख के देखना कैसा बना है। पता नहीं मुझे कैसा बना होगा, मैंने बस कोशिश की है। कोई नहीं माँ, मैं बताता हूँ। अमन कांता के बनाए सूप को टेस्ट करता है, जिसके बाद बोलता है, वाह माँ वाह, ये क्या है, कैसे बनाए ये? बेटा नाम वाम तो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस 2-3 सब्जियों से बना दिया। अच्छा बना है ना? हाँ माँ, अगर ये अलग अलग सब्जियों से बनाए तो हम इसका नाम रखेंगे मिक्स वेज सूप। अमन अब अपनी माँ के रेडी को बेचकर एक छोटी सी दुकान किराए पर लेता है और उसमें शुरू होता है कांता सूप कॉर्नर, जिसमें अब टोमेटो सूप के साथ मिक्स वेज सूप भी मिलता। साथ ही कांता अलग अलग सब्जियों के सूप ट्राई करती और जो टेस्टी बनता उसको अपनी दुकान के मेन्यू में ऐड करती। साथ ही निशा अपने चैनल पर एक फूड व्लॉग बनाकर कांता की दुकान का प्रमोशन करती है, जिससे एक गरीब सूप वाले की सूप की दुकान अच्छा खासा नाम करती है और उनके हालातों में भी सुधार आता है। इन सब के बाद एक दिन अमन निशा से कहता है, आखिर तुमने हमारी इतनी मदद क्यों की? मैं तो तुमसे कॉलेज में भी ढंग से बात नहीं करता था। तुम नहीं करते थे, लेकिन मैं तो हमेशा से तुमसे बात करने की कोशिश करती रहती थी, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती थी। उस दिन मार्केट में मैं तुम्हारे ही पीछे आई थी और वहाँ पता चला तुम्हारी माँ की सूप की दुकान के बारे में, तो तुम्हारी मदद किए बिना मैं रह नहीं पाई। अच्छा जी, आप अपने होने वाली सासू माँ जी की मदद करने आई थी? क्या मतलब? मतलब यही कि तुम मुझे बड़े पसंद करती हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी बहुत समय से। इसलिए आई लव यू निशा। क्या तुम मेरी माँ की बहू और मेरी बीवी बनने को तैयार हो? निशा खुशी खुशी अमन को हाँ कहती है, जिसके बाद कुछ समय बाद जब कांता का सूप का कॉर्नर अच्छा चलता है तो वो अपने बेटे की शादी निशा संग करवाती है और फिर तीनों मिलकर इस सूप की दुकान को ही अच्छे खासे रेस्टोरेंट में तब्दील करते हैं, जहां अब सूप के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें बिकती थी। अंशुल हॉल के फर्श पर पसरा होता है और उसके बगल में पानी की भरी बोतलें रखी होती है। तभी उसकी बहन अंतरा एक हाथ से पंखा करते हुए फोन पर बातें करती हुई वहाँ आती है और कहती है, यार अब मैं क्या करूँ, शादी गर्मी में हो रही है तो हो रही है, तू ज्यादा बकवास मत कर। मेरी शादी के ठीक 2 दिन पहले टपक जाइयो, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए टपका दूंगी, समझ गई? चल बाय। हाय गर्मी, इतना सुकून मिल रहा है ठंडे फर्श। ओए चिलगोज़े, ऐसे जमीन पर क्यों बिखरा पड़ा है? इस पंखे की स्पीड बढ़ा ले। थोड़ी दिमाग से पैदल फुल स्पीड पर चल रहा है। गर्मी इतनी है तभी तो मैं फर्श पर लेटकर ठंडक ले रहा हूँ। दोनों की बातें चल ही रही होती है कि तभी उनकी माँ रंजनी हाथ में ढेर सारी बोतलें लेकर वहाँ आती है और अंशुल के पास पटक कर रखते हुए कहती है, बाकी की बोतलें क्या तेरा पप्पा भरेगा? चल उठ जल्दी और सारी बोतलें भरकर फ्रिज में ठंडी होने को रख दे। काम चोर कहीं का, शादी वाला घर है और ये नालायक फर्श पर बिखरा पड़ा है। काम चोरी? पिछले 15 मिनट से बोतल भरने की मजदूरी में लगा हूँ। अभी आप आधा दर्जन बोतल और ले आई। अरे माँ, हॉल वाले एसी की सर्विस करवा लो ना,
रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगेगा बिजली बचाने के चक्कर में ये एसी नहीं चला रहे हैं। देखो ना, मुझे तो पंखे में भी पसीने आ रहे हैं। अरे हाँ, ये भी करवाना जरूरी है। ये शादी की भाग दौड़ में आधे काम तो दिमाग से निकल जाते हैं। सुन अंशुल, बोतल भरकर सर्विसिंग वाले को फोन कर दियो। अभी ये काम भी मैं ही करूँ क्या? इसकी शादी क्या हो रही है? मैं तो घर का रामू ही बन गया हूँ। अरे कहाँ मर रहे हैं सारे, कोई आके जे सामान भी उठा ले हो। आया मालकिन। जा रामू, तेरा बुलावा आया है, लगता है बुआ आई है। तभी अंशुल भागते हुए दरवाजे पर जाता है और बबीता बुआ को सामान के साथ अंदर लेकर आता है। इधर अंतरा के घर पर रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, तो वही अन्वित के घर शादी की सजावट चल रही थी और अन्वित कच्चे बनियान में रुमाल से पसीना पोंछते हुए घर में लड़ियां लगा रहा होता है। तभी उसकी माँ वैजंती फूलों की टोकरी लिए वहाँ से जा रही होती है, तो अन्वित को ऐसे देखकर उसके सर पर जोर से मारते हुए कहती है, हाय दैया, कुछ तो शर्म कर ले नालायक, शादी के घर में ऐसे कच्चे बनियान में डोल रहा है। कौन कहेगा कि तू दूल्हा है? अरे तो कौन दूल्हा अपनी ही शादी में घर की सजावट करता है? अभी इतनी चुभती गर्मी में मैं कुर्ता पजामा पहनकर लड़ी लगाऊं क्या? ओहो, जब दूल्हे की माँ होकर मैं शादी के काम में लगी हूँ, तो तू जरा सा काम कर लेगा तो क्या घिस जाएगा? और इतनी ही गर्मी लग रही है तो जा जाकर ठंडे पानी की बाल्टी में डुबकी मारा। माँ, नहाने का फायदा हो तो तब नहाऊं ना, नहा कर आया नहीं कि थोड़ी देर में पसीने से फिर नहा लेता हूँ। मैं तो ये सोचता हूँ कि शादी की तैयारियों में ये हाल है तो इतनी गर्मी में शादी में मेरा क्या होगा? कुछ हो चाहे ना हो, पर तेरा ब्याह तो होकर रहेगा, इसी हालात में होकर रहेगा, चाहे पारा 50 के पार ही क्यों ना हो जाए, समझा? माँ, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, फिर आपको मेरी शादी का मुहूर्त ग्रीष्म ऋतु का ही निकलवाने की क्या खुजली हुई? अब लगन का सबसे शुभ मुहूर्त इसी महीने का था तो मैं क्या करती, और घर में बहू लाने के लिए अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी। तू बातें कम कर और जा जाकर शॉपिंग के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर वैजंती वहाँ से चली जाती है। अंतरा और अन्वित एक दूसरे से प्यार करते थे और घर वालों को बताने के बाद दोनों की शादी तय हो चुकी थी। लेकिन समस्या थी कि शादी का मुहूर्त मई महीने की 12 तारीख का निकला था और मई जून की चिलचिलाती गर्मी मानो शादी के रंग में भंग का काम कर रही थी। अन्वित अंतरा को शादी की खुशी से ज्यादा गर्मी में शादी होने का दुख था। कुछ देर बाद कड़कड़ाती धूप में अन्वित और वैजंती मार्केट पहुंचते हैं, जहां वैजंती अपने पल्लू से हवा करते हुए कहती है, हाय हाय, आसमान से तो सच में शोले बरस रहे हैं, कितनी तेज धूप कर रखी है भगवान। भगवान भी खेल रहे हैं जिंदगी के साथ। 5 मिनट खड़े नहीं हुए कि बदन ऐसा जलने को हो रहा है, गर्मी के मारे मेरा तो गला ही सूखने लगा। चल चल दुकान के अंदर चल, थोड़ी देर और खड़े रहे ना तो यहीं पिघले हुए नजर आएंगे। अरे माँ, अंतरा को तो आ जाने दो। इतना कहते ही उनके सामने एक कैब आकर रुकती है, जिसमें से घूंघट किए एक लड़की निकलती है और उनसे कहती है, चलो, अब क्या यहीं खड़े रहोगे? अरे अंतरा, ये तू है क्या? यूँ मुँह छुपाती क्यों फिर रही है? सासू माँ, कुछ तो समझो। अरे दुल्हन हूँ मैं, इतनी गर्मी में अपना चांद सा मुखड़ा दिखाए डोलूंगी तो ये सूरज की किरणें मेरी ऐसी कम तैसी कर देंगी। अभी जल्दी दुकान में चलो। हाँ हाँ चलो। तीनों शॉपिंग के लिए दुकान में जाते हैं। समय बीतता है, दोनों के घर शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं। शादी के एक दिन पहले अंतरा की मेहंदी की रस्म चल रही होती है कि तभी अचानक से लाइट कट जाती है और तभी उनकी बुआ बबीता कहती है, जा मरी, लाइट को का होगा हो? क्यों रजनी, बिजली का बिल ना भरो तूने? नाना जीजी, माना मैं कंजूसी करती हूँ, लेकिन घर में शादी है, भला मैं क्यों बिल नहीं भरूंगी? वो गर्मी में मोहल्ले की लाइट कटती रहती है। ओहो, ये लाइट क्यों चली गई? अब मैं ये मेहंदी कैसे सुखाऊंगी? ऊपर से ये भारी भरकम गहने, मुझे गर्मी लग रही है। माँ, शादी में जनरेटर लगवाना मत भूलना, वरना जिस तरह से गर्मियों में बत्ती गुल हो रही है, काम खराब ना हो जाए। तभी लाइट आ जाती है और अंतरा की नजर अपनी मेहंदी पर जाती है, जो पसीने की वजह से थोड़ी सी धुल जाती है। और तभी अंतरा कहती है, काम का तो पता नहीं, इस गर्मी के कारण मेरी मेहंदी खराब हो गई।
ओए अंशुल, जरा पानी पिला दे। हाँ, बाकी सबके लिए भी लेता आइयो पानी। हाँ हाँ, पानी वाला चाचा हो रहा हूँ मैं तो। साला गर्मी के मारे पहले ही मत्था गरम है, और शादी में काम करवा करवा के ये लोग मुझे अंदर से और भड़का रहे हैं। लाता हूँ। ओहो, जा लल्ली, अपने कमरे में जाकर कूलर के सामने बैठकर आराम से सुखा ले अपनी मेहंदी को। तभी अंतरा मेहंदी वाले हाथों को लिए कमरे में चली जाती है। अगले दिन बारात आने का समय होने वाला होता है और अंतरा अपने शादी के जोड़े का ब्लाउज और जीन्स पहने अपना मेकअप करवा रही होती है। सुनो, ऐसा टिकाऊ मेकअप करना कि कितना भी पसीना क्यों ना आए, लेकिन मेरे मेकअप का कुछ न बिगड़े। हाँ, वहीं नाचती गाती बारात उनके दरवाजे पर आ जाती है। सभी बाराती गर्मी में नाच नाच कर बेहाल हो चुके थे। बारात में आई लड़कियों का मेकअप भी बिगड़ जाता है। तो वहीं अन्वित का दोस्त पिंटू अकेला ही पसीने से भीगा नागिन डांस किए जा रहा था और गाता है। आज मेरे यार की शादी है, आज मुझे मटर पनीर मिलेगा, आज मैं जम कर खाऊंगा, आज मेरे यार की शादी है। अरे ठहर जा माइकल जैक्सन की औलाद, इतनी गर्मी में नाच नाच कर प्राण ही त्याग देगा क्या? वो मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। ज्यादा एक्साइटेड ना हो, वरना कल के अखबार में खबर आएगी कि 45 डिग्री की चुभती गर्मी में निकली बारात में दुल्हे का दोस्त नाचते नाचते निपट गया। तभी रजनी हाथों में आरती की थाली लिए दरवाजे पर आती है तो बारात में आई लड़कियों का उजड़ा चेहरा देखकर कहती है। वैसे समधन जी, भूतों की बारात तो सुनी है, लेकिन बारात में चुड़ैल पहली बार देख रही हूँ। समधन जी, ये चुड़ैल नहीं, हमारी रिश्तेदारों की बच्चियां हैं। वो गर्मी में इनका मेकअप बह गया तो चुड़ैलें नजर आ रही हैं। तभी रजनी बारात का स्वागत पान पराग नहीं आरती उतार कर करती है और अन्वित मंडप में आकर बैठ जाता है। कुछ देर में अंतरा भी मंडप में आती है और उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लहंगे की जगह जीन्स पहनकर ही मंडप में आ बैठती है। तभी वैजंती धीरे से रजनी के कान में बोलती है। अरे समधन जी, इस लड़की को बताओ जाकर कि ये लहंगा पहनना ही भूल गई। अंतरा, तुम जींस में ही मंडप में क्यों आ गई? अरे यार, वो लहंगा इतना भारी था, इतनी गर्मी में उसको पहनकर मेरा ही दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए मैं ऐसे ही आ गई। कुछ नहीं होता, इसे फैशन कहते हैं। हे भगवान, ये आग कितनी तेज है। इधर कुंड की अग्नि और चुभती गर्मी से दुल्हा दुल्हन का हाल बेहाल हो रहा था। तो वहीं एक मोटे से चाचा हाथ में गुलाब जामुन का कटोरा लिए अपनी शर्ट को पेट के ऊपर चढ़ाते हुए पेट खुजाते हुए कहते हैं। अरे ओ छोटू, ये पंखा इधर लगा यार, कितनी गर्मी हो रही है। जैसे तैसे सभी रीति रिवाजों के साथ शादी पूरी हो जाती है कि तभी बत्ती गुल हो जाती है और कुछ देर में लाइट्स आ जाती है तो अंतरा का सारा मेकअप धुल जाता है, जिसके कारण उसकी विदाई उसे घूंघट में ही करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।